सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। न्यूज देख रहे हैं आप। नाम है आपका सरवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है ANB न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले दिन की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है और मौतों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 2,59,551 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4,209 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,57,295 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इससे पहले बुधवार को 2,76,000 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए थे और 3,874 लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज और एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए भावुक भी हो गए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। हालांकि पहले की तुलना में अब नए मामलों में गिरावट दर्ज की जाने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत की है। बैठक में हर्षवर्धन ने इन राज्यों में कोरोना और ब्लैक फंगस की ताजा स्थिति की जानकारी ली है। बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी। अब देश में ब्लैक फंगस की दवा का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार नीचे आ रहा है। दिल्ली के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,009 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये 1 अप्रैल के बाद से एक दिन में सबसे कम मामले हैं। 1 अप्रैल को कोरोना के 2,790 मामलों की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 7,288 लोग रिकवर भी हुए। इतना ही समय में 252 मरीजों की जान भी बीते 24 घंटे में चली गई है। दिल्ली में संक्रमण दर भी 4.6%। दिल्ली में अब कोविशील्ड की वैक्सीन भी खत्म हो रही है। इस वजह से आज से कई वैक्सीनेशन बंद हो रहे हैं। कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो चुके हैं। राजधानी में कोवैक्सीन पहले ही खत्म हो गई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन कई दिन पहले ही खत्म हो गई थी। अब कोविशील्ड भी खत्म हो चुकी है और कई सेंटर्स आज से बंद हो रहे हैं। जितनी वैक्सीन केंद्र महीने के लिए भेजता है वो 2-3 दिन में ही खत्म हो जाती है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच आपको बता दें कि टेस्टिंग को लेकर अक्सर चर्चा की जाती रही है कि बीते महीने के दौरान कोरोना टेस्टिंग के नतीजे आने में काफी देर भी होती रही। अब DRDO ने एंटीबॉडी टेस्ट के लिए एक नई किट तैयार की है। इस किट का नाम डीप कोविन है। इस टेस्ट के जरिए यह जाना जा सकेगा कि किसी व्यक्ति में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है और साथ में इस किट के सीरो सर्वे में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ में संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। अब इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि देश को अपराध बोध के आंसू नहीं, एक उदार हृदय शासक चाहिए जो कर्तव्य निभाए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शासक को आंसुओं की सहानुभूति जुटाने के बजाय राजधर्म निभाने की जरूरत है।
भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने के लिए लेखा अवधि के लिए सरकार को सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका फैसला आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में लिया गया। आरबीआई बोर्ड ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए मौजूदा हालात को देखते हुए वैश्विक और घरेलू चुनौतियों को हल करने के लिए नीतिगत उपायों को भी समीक्षा उनकी की है। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में इस साल मार्च अप्रैल में 1,27,503 लोगों की जान चली गई, जिनमें से कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,02,002 है, जबकि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक कोविड-19 बीमारी से मरने वालों की संख्या 7,315 है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रदेश में कोरोना वायरस में 1 लाख लोगों की मौत का दावा करने के बाद बीजेपी भड़क उठ हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ या तो प्रमाण दें या फिर पद से इस्तीफा दें। यदि उनके प्रमाण सही निकले तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यपाल से भ्रम फैलाने वाले नेताओं पर 188 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के सबूत भी मांगे हैं। विदेशों से निजी अस्पताल इस्तेमाल के लिए आने वाले या फिर मंगाए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर अब आईजीएसटी नहीं लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के उस आदेश को अवैध करार दिया है, जिसमें निजी अस्पताल इस्तेमाल के लिए मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की दर से आईजीएसटी लगाने की बात कही गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 85 साल की बुजुर्ग की याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया है, जिससे हजारों लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में इसकी वजह से लोगों में मौत हुई है और ऐसे में राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इस बीच दिल्ली एम्स की डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमें स्टेरॉइड कब देने हैं इसके लिए सावधान रहना चाहिए। और तीसरा, स्टेरॉइड की हल्की या मध्यम डोज देनी चाहिए। दिल्ली और देश में किए गए सीरो सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीरो सर्वे के अनुसार राजधानी दिल्ली में 60% से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। तीसरे सीरो सर्वे के बाद राजधानी में युवाओं से ज्यादा बच्चों के अंदर एंटीबॉडी पाई गई है। इसका अर्थ यह है कि वो संक्रमित हो चुके हैं, भले ही अधिकांश मामले बेहद मामूली रहे हों, गंभीर संक्रमण देखने को कम मिला हो। जनवरी में दिल्ली के अंदर 5वें दौर की सीरो सर्वे के सैंपल लिए गए थे, जिनका सैंपल साइज 28,000 से ज्यादा था। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। बीपीएल परिवारों के मरीजों के उपचार का सारा खर्च गठबंधन सरकार उठाएगी। पहले बीपीएल परिवार के मरीजों को 35,000 तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना की स्थिति पर प्रशासनिक सचिवों और सभी डीसी के साथ समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस बीमारी के उपचार के लिए हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 20 बेड रिजर्व रखे जाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत दिवस के अवसर पर राज्य के 22 लाख किसानों को आगामी खरीफ फसल की तैयारियों के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1 लाख से ज्यादा जो मामले वहां पर दिए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा मामले वहां पर उन्होंने कैश के रूप में दिए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणों से इसमें शामिल नहीं हो सके। तो वहीं आपको बता दें कि टीएमसी के विधायक ने अपनी भवानीपुर से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इसी सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें उपचुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनकी परंपरागत सीट है और यहीं से उनके एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। डेरा सच्चा चीफ गुरमीत राम रहीम को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए कोर्ट ने पैरोल पर जाने की इजाजत दे दी है। राम रहीम 2 महिला अनुयायियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जुर्म के साल 2017 से ही 20 साल की जेल में सजा काट रहा है। इससे पहले हरियाणा के रोहतक में स्थित सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए आपात पैरोल की मांग की थी। राम रहीम ने अपनी मां की बीमारी के संबंध में जेल अधिकारियों के सामने कुछ दस्तावेज पेश किए थे।
राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वो स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे थे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती किया गया था। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक क्वारंटाइन पूरा हो चुका है और अब डिस्चार्ज किया जा सकता है। याचिका में आसाराम ने हरिद्वार जाकर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने की जमानत देने का अनुरोध किया था। गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी और इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला था। लेकिन पुलिस की तरफ से तय रूट को ताक पर रखकर किसानों के कुछ समूह ने बवाल कर दिया। किसानों के कुछ समूह ने भारी उपद्रव किया था। वे लाल किले तक पहुंच गए थे। कुछ जगहों पर आंदोलनकारी किसान और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली थी। इसमें मामले को लेकर अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। भारतीय वायुसेना के मिग 21 एयरक्राफ्ट क्रैश में एक और पायलट की मौत हो गई है। ये मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान देर रात पंजाब के मोगा से में वहां पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की भी मौत हो गई। वायुसेना ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पिछले 2 महीनों में मिग 21 एयरक्राफ्ट की दूसरी दुर्घटना है। मार्च के महीने में ग्वालियर में भी एक ऐसा ही हादसा देखने को मिला था। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की बात कही जा रही है। तो आपको बता दें कि सप्ताह के आखिरी दिन अब स्टॉक मार्केट में राह देखने को मिली है। आज भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 975.62 अंक यानी कि 101.97% ऊपर 5540.48 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 269.25 अंक यानी कि 181.81% पर बंद हुआ। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में चारपहिया की रात पहलवानों के बीच हाथापाई के बाद जूनियर नेशनल चैंपियन पहलवान सागर की मौत हो गई थी। हत्याकांड के बाद से 1 लाख का इनामी पहलवान सुशील कुमार फरार है। उसकी तलाश में दिल्ली और हरियाणा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब सुशील की अंतिम लोकेशन भटिंडा में मिली है। सागर पहलवान हत्या मामले में दिल्ली पुलिस के लिए वांटेड पहलवान सुशील कुमार के पास जो मोबाइल है वो भटिंडा निवासी सुखबीर सिंह उर्फ काला पहलवान के नाम पर है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पोस्ट कोविड व्यवस्था में ब्लैक फंगस के संक्रमण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के लिए अनुरूप प्रदेश सरकार सभी मरीजों की समुचित चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में कोविड की तर्ज पर ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आज भी इससे संबंधित आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद क्या अब दिल्ली में लॉकडाउन हटेगा या प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, इस पर शनिवार को रविवार को यह फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ चर्चा के बाद ही इस पूरे मामले को लेकर फैसला ले पाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील की संभावना सहित राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ चर्चा करेंगे। नेपाल में राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल में एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। शुक्रवार को ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया। इससे पहले नेपाल के विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को पद से हटाने और मौजूदा राजनीतिक संकट को सुलझाने के लिए आगे की रणनीति तय करने के लिए लिहाज से शुक्रवार को बैठक की। ओली ने संसद में अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए एक और बार शक्ति प्रशिक्षण से गुजरने में अनिच्छा व्यक्त की है। और इस बीच रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से एएनपी न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। इजराइल और फलस्तीनी चरमपंथी हमास के बीच संघर्ष विराम हो चुका है और दोनों देश इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। संघर्ष विराम के लागू होते ही बड़ी संख्या में फलस्तीनी लोग गजा में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे। हमास ने चेतावनी दी है कि उसके हाथ ट्रिगर से हटे नहीं है, यानी वो हमले की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति को संघर्ष विराम का फैसला दिया है। इस दौरान 240 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मौतें गाजा में हुई। फिल्म निर्माता जेरेमी कार्बेल ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक अज्ञात उड़ने वाली चीज या फिर यूएफओ को कैलिफोर्निया के समुद्र में गायब होते हुए देखा गया है। कैलिफोर्निया ने बताया कि इस वीडियो में साल 2019 जुलाई में सैन डियागो के तट पर अमेरिकी नौसेना ने रिकॉर्ड किया था। वहीं वीडियो में नजर आ रही चीज एक गहरे रंग की गोलाकार वस्तु लग रही है। वहीं वीडियो में सैन्य कर्मी इस वस्तु के गायब होते ही कहते हैं कि ये डूब गई है। कोरोना महामारी से पैदा हुए गंभीर वैश्विक संकट के मद्देनजर आज से इटली में वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस साल G20 देश और यूरोपीय आयोग इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि इटली इस सम्मेलन का सह मेजबान है। भारत की तरफ से शेरपा बनकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में यह सम्मेलन हो रहा है। इस साल इस सम्मेलन में मुख्य रूप से रोम घोषणा पत्र पर चर्चा हुई। रोम घोषणा पत्र में कोविड-19 महामारी के जानवरों से इंसानों में बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए WHO और 3 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। गुरुवार को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था ने कहा कि कवायद का मकसद वैश्विक मंसूबे को बढ़ाने में मदद करना है। पिछले साल फ्रांस और जर्मनी की तरफ से शुरू की गई वन हेल्थ उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पैनल की पहल थी और इस सप्ताह इसका उद्घाटन सत्र आयोजित हुआ था। ये समूह विश्व स्वास्थ्य संगठन, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की योजना से पहले चीन ने ब्रह्मपुत्र घाटी से गुजरने वाली अहम राजमार्ग का निर्माण शुरू कर दिया है। सरकारी संवाद समिति ने बताया कि यारलुग जंगबो विशाल घाटी के जरिए गुजरने वाले राजमार्ग का निर्माण 31 करोड़ डॉलर की लागत से किया गया है। इसका निर्माण पिछले शनिवार को पूरा हो चुका है। यारलुग जंगबो को दुनिया की सबसे गहरी घाटी के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ प्रयासों को बदनाम करने के लिए टूलकिट पर ट्वीट किए लिए मैनिपुलेटेड मीडिया टैग का उपयोग करने के लिए ट्विटर पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ट्विटर को इस टैग को हटाने के लिए कहा गया है, क्योंकि मामला कानून परिवर्तन एजेंसी के समक्ष लंबित है, जो जांच सामग्री की सत्यता का निर्धारण करेगी, न कि ट्विटर। ट्विटर से जांच प्रक्रिया में दखल न देने की चेतावनी भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के सभी गांवों के लिए 2-2 आईसीयू एम्बुलेंस देने को कहा गया था। इस आदेश में सभी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड की सुविधा देने के लिए कहा गया था। ये वही आदेश है जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य की मेडिकल व्यवस्था को राम भरोसे कहा था। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 1 महीने में 97,000 गांवों के लिए 2-2 एम्बुलेंस देना अव्यावहारिक है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य में 18 साल से ज्यादा आयु वाले टीकाकरण के सेंटर बंद करने होंगे, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात कही है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर हमें पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिली तो 18 से 44 साल के सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स इस महीने के लिए मजबूरन बंद करने पड़ेंगे। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। दिल्ली में कोविड-19 टीकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार इनके उत्पादन को बढ़ाने की संभावना तलाश रही है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन टीके के लिए भारत से बाहर उत्पादन स्थलों की पहचान करना शामिल है। खबर है कि सरकार कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए WHO के साथ चर्चा करने पर भी विचार कर रही है। साथ ही वो मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन पर भी विचार कर रही है। बीएमसी प्रशासन ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि वो घर घर जाकर अभी वैक्सीन नहीं लगा सकते। बीएमसी ने ये हलफनामा उस याचिका के बाद दिया जिसमें मांग की गई थी कि बीएमसी मुंबई में बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाए। बीएमसी ने अपने हलफनामे में कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, जिस पर मुंबई हाईकोर्ट ने निराशा जाहिर की है।
हरियाणा में पलवल के पुलिस कप्तान दीपक गहलावत ने लॉकडाउन के चलते शहर का औचक निरीक्षण किया और लॉकडाउन में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। दुकानदारों और अन्य लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। उत्तराखंड के रामनगर में चिकित्सा व्यवस्था और परिवार कल्याण विभाग में नर्सों की भर्ती को लेकर हो रही परीक्षा का पूरे उत्तराखंड राज्य की संविदा स्वास्थ्य विभाग की नर्सों ने भारी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल से स्वास्थ्य विभाग के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और लगभग पिछले 1.5 साल से कोरोना को लेकर रात दिन जोखिम उठाया, लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में बगलामुखी हवन किया गया। यह हवन देर रात को शमशान में हुआ। मान्यता है कि ऐसे अनुष्ठान के प्रयोजन से सफल हो न जाने से कोरोना महामारी से मुक्ति और मृत्युदर से निजात पाने के लिए भक्तों की बावड़ी स्थित शमशान घाट पर बगलामुखी हवन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के जबरहेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में गांव में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। विकास कार्य नहीं होने से नाराज लोगों ने विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों ने यहां तक कह दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद विधायक ने अब सफाई दी है। छत्तीसगढ़ की सीमा पर बने कोविड जांच चौकी का टेंट बीती रात आए तेज आंधी तूफान की वजह से गिर गया, जहां कुछ देर के बाद क्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री गुलाब कमरो ने जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर प्रशासन द्वारा कोविड बैरियर बनाया हुआ है, जहां पर लोगों की जांच की जाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली ने सड़क पर उतरकर कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ बिना वजह घूमने वाले लोगों को रोका गया, उनसे पूछताछ की गई और फिर उन्हें समझाइश दी गई और बिना किसी कारण के वो घरों से बाहर न निकले, ऐसे जागरूक भी किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में वन मंत्री विजय शाह एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने पहुंचे, लेकिन खासी मशक्कत के बाद भी एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुई। एम्बुलेंस को स्टार्ट करने के लिए वहां मौजूद लोगों के साथ साथ मंत्री ने भी धक्का लगाया, लेकिन एम्बुलेंस टच से मस नहीं हुई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज छत्तीसगढ़ के 22 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की नकद सहायता जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित सादे समारोह में बटन दबाकर इस राशि का वितरण किया। इसी के साथ गोधन न्याय योजना की राशि भी जारी कर दी गई। मध्य प्रदेश के देवास के गर्दभरीपुरी फाटे पर ढाबा संचालक की हुई हत्या कर दी गई। आरोपियों ने संचालक पर चाकू से वार किए। घटना के बाद संचालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। संचालक की पीठ के साथ ही सर पर भी चाकू से वार किया गया था। फिलहाल आरोपी मौके से फरार है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने गर्मी के मौसम में बरसात के दिनों को उनका एहसास करा दिया है। गर्मी के मौसम में लोगों ने फिर से स्वेटर और जैकेट जैसे गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचने की कोशिश शुरू कर दी है। उत्तराखंड के मालधन में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश का कारण ग्रामीण परेशान हैं। भारी बारिश के कारण लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर चुका है। कई लोगों के घरों में पानी भरने से घर में रखा राशन भी खराब हो चुका है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बार फिर से ग्लेशियर टूटा है, जिसके चलते प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश होने की वजह से भारत चीन सीमा पर पुल भी टूट चुका है, जिसके कारण सेना के कैंप की ओर जाने वाला रास्ता बाधित हो चुका है। ग्लेशियर टूटने के बाद खिसकने की वजह से सीमावर्ती इलाके की सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में संक्रमण को बढ़ता देख प्रशासन ने अब बेवजह घूमने वाले लोगों के वाहनों को जब्त करने का फैसला लिया है। पहले उन लोगों को अस्थायी जेल भेजने का कार्य पुलिस द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब कलेक्टर आशीष सिंह ने अब लोगों को वाहन जब्त करने के निर्देश दिए हैं। जहां एक ओर भारत सरकार कह रही है कि चीन के साथ संबंध चौराहे पर हैं, वहीं दूसरी ओर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती सीमा के पास ब्रह्मपुत्र घाटी से गुजरने वाले अहम हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया है। यानी कि चीन ने एक ऐसी सड़क बना ली है जो भारतीय सीमा के पास खत्म होती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले सप्ताह 24 मई को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। एस जयशंकर का यह दौरा 4 दिन का होगा। एस जयशंकर 24 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे और 28 मई को लौटेंगे। कोरोना संकट, वैक्सीन समेत दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर इस दौरे के दौरान चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि पूरे दौरे के दौरान वहां पर जाकर के वैक्सीन की स्थिति को लेकर भी बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से विदेशी वैक्सीन को भारत में भी इंपोर्ट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सके। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आपको बता दें कि हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोहाली के मैनेजिंग डायरेक्टर आरएस सचदेवा ने पंजाब में कोविड प्रभावित मरीजों के लिए पाकिस्तान से ऑक्सीजन के आयात के मुद्दे पर मीडिया में आई खबरों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन बनाते हैं और पंजाब के सभी बेड़े और अस्पतालों को ऑक्सीजन देते हैं। उस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, इसलिए मेरे इंडस्ट्रियल होने के नाते हमने पंजाब सरकार से विनती की थी कि हमें ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की इजाजत दें, जिसके बाद पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की थी। और एस सचदेवा ने कहा कि ये पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल मांग थी और इंडस्ट्रियल की मांग को पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के सामने रखा था। इसके अलावा पंजाब सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। आरएस सचदेवा ने अपील करते हुए कहा कि मीडिया इस बात को आगे न ले जाए। मेरा नाम आरएस सचदेवा है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हाँ हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोहाली तो। मैं आज एक वीडियो देख रहा सी और एक बाइट देख रहा सी न्यूज़ चैनल ते पंजाब टुडे टीवी दी। उहदे च मैडिकल ऑक्सीजन दी इंपोर्ट पाकिस्तान तो करन बारे गल की गई, क्योंकि असी मैडिकल ऑक्सीजन बनाने हैं और पंजाब के सारे वड्डे हॉस्पिटल्स नूं दिंदे हैं। जिस तरह कि तुहानूं पता है कि बहुत शॉर्टेज चल रही सी और कोविड करके पंजाब नहीं सारे हिंदुस्तान दे विच मैडिकल ऑक्सीजन की शॉर्टेज सी। तो असी एज ए इंडस्ट्रीलिस्ट एज ए मैन्युफैक्चरर असी पंजाब सरकार नूं बेनती की। उस तो पहले असी पंजाब पाकिस्तान दे लाहौर दे एक मैन्युफैक्चरर नाल टाई अप किया कि तुहाडे कोल मैडिकल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, सानूं थोड़ी बहुत मैडिकल ऑक्सीजन दे दिओ। और उन्होंने वो गल मान ली और सानूं यैस करता। उस तो बाद असी पंजाब सरकार नूं बेनती की कि सानूं मैडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की इजाज़त दिओ, क्योंकि ये बैन आइटम है, इस वेले कोई अलाउड नहीं कर रहे। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट नूं रिक्वेस्ट की। शॉर्टेज इन्नी ज़्यादा सी कि हुण तुसीं ये देखो कि पंजाब सरकार ने इन्नी अच्छी तरह नाल मैडिकल ऑक्सीजन की प्रोक्योरमेंट करने वास्ते साडी मदद की। सानूं ऑल ओवर इंडिया तो ऑक्सीजन लिया के दे रहे हैं, असी टैंकरां दे थ्रू लिया के आ रहे हैं। लेकिन मैं ये न्यूज़ पढ़दਿਆਂ मैनूं थोड़ा जिहा ये लग रहा सी कि इनू बहुत पोलिटिकलाइज किया गया। ये विच धर्म दे नाल कंट्री टू कंट्री दुश्मनी दे नाल गल की गई है कि एनमी कंट्री है, ये खान ने, ये मौले ने, ये हिंदू ने। इस तरह दी गल्लां ते सानूं मैनूं बहुत एतराज़ सी ते मैं सोचा मैं तुहाडे टीवी चैनल राहीं ये अपील करां कि इनू कोई भी पोलिटिकलाइज ना किया जाए। ये प्योरली इंडस्ट्री की डिमांड सी, इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री ही गल हो रही सी और उहदी रिक्वेस्ट जिहड़ी है साडी एक पंजाब सरकार ने फायदे दे वास्ते अगे रिकमेंड की और ये पंजाब सरकार का अपना कोई रोल नहीं सी। और मैं ये अपील करना चाहांगा तुहाडे चैनल नूं
ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਜਾਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब उन्होंने अपने स्तर पर बाहर से ऑक्सीजन इंपोर्ट करने का फैसला लिया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।